नमस्कार साथियों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अ, यूट्यूब चैनल पे कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में बता दूँ। मेरे इंट्रोडक्शन टाइप आपको पहले जान लेना चाहिए। मेरा नाम गौरव फौजदार है। मैं वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ और मैंने अभी हाल ही में आरपीएससी द्वारा जारी सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान की परीक्षा में ऑल राजस्थान 6वीं रैंक प्राप्त की है। इससे पहले मैं स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान के पद पर कार्यरत था। उसमें मैंने 2022 की भर्ती में 23वीं रैंक ऑल राजस्थान में प्राप्त की थी। मेरा पॉलिटिकल साइंस से 2 बार जेआरएफ भी क्लियर हुआ है और मैं वर्तमान में राजस्थान यूनिवर्सिटी से एक रिसर्च स्कॉलर के रूप में पीएचडी का कार्य भी कर रहा हूँ। और इससे पहले मैं 2017 में पटवारी, बीडीओ और लैब असिस्टेंट में और एलडीसी में मुझे सचिवालय में भी पोस्टिंग मिल चुकी है। तो मैं काफ़ी दिन तक पटवारी के पद पर कार्यरत रहा। उसके बाद मैं स्कूल व्याख्याता के पद पर कार्यरत रहा। अब वर्तमान में मैं सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम यूट्यूब पर इसलिए हैं क्योंकि मैंने इतनी सारी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की, तो मैं चाहता हूँ आपको कुछ ना कुछ मेरी तरफ से प्रदान कर सकूं, यूट्यूब के माध्यम से प्रदान कर सकूं। और राजनीति विज्ञान विषय में जो पिछले कुछ दिनों में एक भय आरपीएससी ने बनाया है, जैसा कि 6 जुलाई 2025 को स्कूल व्याख्याता का पेपर हुआ, तो मैं चाहता हूं उस भय से आपको निकाल सकूं और कुछ प्रमाणिक चीज़ों के आधार पर, कुछ ऑथेंटिक चीज़ों के आधार पर आपको राजनीति विज्ञान संबंधी मैटर प्रदान कर सकूं। आज हम इस यूट्यूब पर हैं और हम कोशिश करेंगे पूरे के पूरे राजनीति विज्ञान को इस हिसाब से करने की कि हम आरपीएससी को काउंटर कर सकें, आरपीएससी के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकें और एक बहुत अच्छे तरीके से हम राजनीति विज्ञान को यहीं पे कर सकें। आपको मैं बता दूं, हम पहले से एक टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस एकेडमी नाम से चलाते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर, रिलेटेड मटेरियल, असिस्टेंट प्रोफेसर गौरव फौजदार, रैंक 6, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लोगो है और ये हमारे जो हमने यूट्यूब चैनल नया नया बनाया है उस यूट्यूब चैनल का लोगो ये है। आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्रदान कर देंगे और आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, आप यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे इसी यूट्यूब चैनल पे हम आगे की वीडियोज प्रदान करते रहेंगे। हमारा जो अभी इस यूट्यूब पे आने का सबसे मेन जो मोटिव है, वो वर्तमान में सबसे पहले हमारे पास सेकंड ग्रेड की परीक्षा सामने आ रही है और मेरी एक पहल है कि मैं आपको सेकंड ग्रेड के पेपर से कुछ दिन पहले आपको राजनीति विज्ञान संबंधी जितना भी कंटेंट है आपको मैं यहाँ करा सकूं और पूरा का पूरा मैटर मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रदान कर सकूं और 20 से 25 क्वेश्चन जो फर्स्ट पेपर में पॉलिटिकल साइंस के आते हैं उनको हम बहुत अच्छे से कर सकें और अच्छे से एक समझ आधारित ज्ञान मेरे द्वारा आपको प्रदान किया जा सके। कुछ फैक्ट्स जो बहुत ज़रूरी हैं उन फैक्ट्स को हम यहाँ पे कर सकें। हमारा उद्देश्य है फिलहाल में आरपीएससी सेकंड ग्रेड को काउंटर करना। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के सिलेबस को जब हम खोलेंगे तो हम पाएंगे कि हम उसको 4 पार्ट्स में बांट के करेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम रखेंगे सबसे पहले हम राजनीतिक दल को रखेंगे, दबाव समूह को रखेंगे, भारत की विदेश नीति रखेंगे, भारत एवं यूएनओ रखेंगे और एक पार्ट रखेंगे हम वैश्वीकरण का। यहाँ से मैंने पिछले पेपरों का जब विश्लेषण किया है तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से हमें हर पेपर में सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में दिखाई दे रहे हैं और ये पार्ट ऐसा है जो संविधान से हटके है और इसको थोड़ा पॉलिटिकल साइंस की कंसेप्चुअल नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, आप किसी भी चीज़ को पढ़ें, आप 2 ज्ञान साथ में लेके चलें। आप उसका कंसेप्चुअल रूप से उसको मजबूत बनाएं, उसके साथ साथ आप उसको फैक्चुअल रूप से मजबूत बनाएं। कंसेप्चुअल रूप में एक समझ विकसित करेंगे उस टॉपिक के रूप में और फैक्चुअल रूप में उसके फैक्ट्स जो हैं उनको अपन याद करेंगे। दूसरा पार्ट जो हम पढ़ेंगे उस पार्ट में हम पढ़ेंगे भारत के संवैधानिक विकास को। संविधान की विशेषताएं हैं सिलेबस में तो हम प्रस्तावना को भी पढ़ेंगे क्योंकि प्रस्तावना में संविधान की विशेषताएं हैं। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम मूल अधिकार
और चौथा पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व। यहाँ से भी 4 से 5 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से दिखाई देते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको। इस पार्ट को जो पढ़ने का हमारा जो मूल जो वर्क होगा वो भारत का संविधान जो ओरिजिनल चलता है बेयर एक्ट के माध्यम से हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आरपीएससी सीधे सीधे ऑथेंटिक सोर्स को टारगेट करती है। हम हमारे मूल में रखेंगे बेयर एक्ट को और एनसीईआरटी को, और संविधान वाला जितना भी पार्ट है उसके लिए हम मूल में रखेंगे बेयर एक्ट को। तीसरा पार्ट हम रखेंगे, तीसरे पार्ट में राष्ट्रपति पढ़ेंगे हम सबसे पहले, उसके बाद हम प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, उसके बाद राज्यपाल पढ़ेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री और राजस्थान विधानसभा पढ़ेंगे। यहाँ से भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हमें पेपर में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति को हम बेयर एक्ट से पढ़ेंगे, कौन सी शक्तियां हैं, कौन सी शक्तियां नहीं है, क्या क्या संवैधानिक प्रावधान हैं, क्या क्या संवैधानिक प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को हम संविधान बेयर एक्ट से पढ़ेंगे। राज्यपाल की कार्य और शक्तियां सीधा टॉपिक दिया हुआ है, उसको हम बेयर एक्ट से पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को बेयर एक्ट से पढ़ेंगे, और राजस्थान विधानसभा के बारे में एक दिन हम चर्चा करेंगे। चौथे पार्ट में हम रखेंगे राजस्थान के कुछ आयोग और कुछ अलग पार्ट है। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से हमें दिखाई देते हैं। मानवाधिकार आयोग है, आरपीएससी है, मुख्य सचिव और सचिवालय हैं, और एक हमारे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है। मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा। आपको इस बोर्ड की पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसकी पीडीएफ, और इन टॉपिक्स की पीडीएफ में लगातार रूप से टेलीग्राम चैनल पे पिछले कुछ दिनों से प्रदान भी कर रहा हूँ। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। उसकी अपन लिंक टेलीग्राम उस पर डिस्क्रिप्शन में हम डलवा देंगे इसमें, ठीक है। हम सबसे पहले उस पार्ट को टारगेट करने जा रहे हैं, सेकंड ग्रेड के को, जिस पार्ट को बहुत कम लोग कराते हैं, और उस पार्ट की एक समझ और एग्जाम ओरिएंटेड समझ बनना बहुत जरूरी है कि प्रश्न वहां से आ जाए और हम कम समय में कर सकें। कम समय में करने के लिए ये पीपीटी पहले ही मैं तैयार कर रहा हूँ, लिखने का टाइम जिससे बच सके, और आप लोगों का एग्जाम नजदीक है तो आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रदान की जा सकें। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है राजनीतिक दल। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो हम समझेंगे कि राजनीतिक दल क्या है और राजनीतिक दल क्या काम करता है, भारत में राजनीतिक दल क्या है क्या नहीं। जब हम राजनीतिक दल की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम समझेंगे कि राजनीतिक दल की सैद्धांतिक समझ क्या है। तो दल शब्द को जैसे ही हम बात करेंगे, दल शब्द का मतलब होता है कि ये एक व्यक्तियों का समूह है। राजनीतिक दल का मतलब क्या है? व्यक्तियों का समूह। और जब हम सैद्धांतिक रूप से बात करेंगे तो इसके 2 सिद्धांत हमें प्रचलित होते हैं, एक तो यूरोपियन सिद्धांत है और एक इसका एंग्लो अमेरिकन सिद्धांत है। जब हम बात करेंगे यूरोपियन सिद्धांत की, तो यूरोपियन सिद्धांत कहता है कि कुछ व्यक्तियों का एक समूह है और इस समूह के कुछ निश्चित सिद्धांत हैं। मतलब यह है, यूरोपियन सिद्धांत यह कह रहा है कि कुछ व्यक्तियों का समूह कुछ निश्चित सिद्धांतों पर इकट्ठा होता है और उन निश्चित सिद्धांतों के अंतर्गत काम करता है, वो सिद्धांत है यूरोपियन सिद्धांत। और इसमें एक बड़ा नाम चलता है, आप याद रखें उसको, उस नाम है एडमंड बर्ग। आप एडमंड बर्ग का नाम याद रखेंगे। एडमंड बर्ग जो है उसकी परिभाषा है राजनीतिक दलों की कि कुछ व्यक्ति कुछ निश्चित सिद्धांतों पर, एक व्यक्तियों का समूह कुछ निश्चित सिद्धांतों पर इकट्ठा होकर उन निश्चित सिद्धांतों के अंतर्गत काम करता है, उसको हम राजनीतिक दल कहते हैं। दूसरा राजनीतिक दलों का सिद्धांत है वो है एंग्लो अमेरिकन सिद्धांत। और एंग्लो अमेरिकन सिद्धांत क्या कहता है? एंग्लो अमेरिकन सिद्धांत कहता है कि कुछ व्यक्तियों का समूह तो है पर वो क्या काम करता है? वो वोटों के लिए प्रतियोगिता ओब्लिक संघर्ष करता है। मतलब कुछ व्यक्तियों का समूह है, वो चुनाव लड़ रहा है और चुनाव लड़ते समय वोटों के लिए प्रतियोगिता कर रहा है या संघर्ष कर रहा है। इसमें एक नाम आता है, उस नाम को आप बहुत अच्छे से याद कर लें। आरपीएससी ने कम से कम 2 से 3 बार ये प्रश्न आ चुका है कि निम्न में से किस विद्वान ने राजनीतिक दलों की ये परिभाषा दी है कि कुछ व्यक्तियों का समूह वोटों के लिए प्रतियोगितात्मक संघर्ष करता है और हमेशा वोट अर्जित करने के लिए कार्य करता रहता है, वो है जोसेफ शुम्पीटर। तो एक सैद्धांतिक समझ आपको बन जानी चाहिए यूरोपियन सिद्धांत और एंग्लो अमेरिकन सिद्धांत के बीच में। फैक्चुअल नॉलेज के रूप में हम यहाँ बात करेंगे कि कौन सा दल है, उस दल के कौन नेता हैं, कब स्थापना हुई है,
कौन सा उसका चुनाव चिन्ह है। आगे हम बात करेंगे राजनीतिक दलों के कार्य की, कि ये जो राजनीतिक दल हैं ये क्या काम बेसिकली करते हैं। इनका पहला कार्य है जनमत, मतलब जनमत को प्रशिक्षित करने का कार्य करते हैं कि आपको वोट कैसे डालनी है, वोट कैसे नहीं डालनी। जनमत लोगों का जो मत है उसको उपयोग करने का और उनको प्रशिक्षित करने का कार्य राजनीतिक दल करते हैं। दूसरा, सरकार बनाते हैं और चुनाव लड़ने का काम, और सरकार बनाने का काम। चुनाव लड़ने का काम कौन करते हैं? राजनीतिक दल। सरकार बनाने का काम कौन करते हैं? राजनीतिक दल। तीसरा है सरकार पर नियंत्रण। अच्छा, राजनीतिक दल सरकार पर नियंत्रण कैसे रखते हैं? जब कोई दल चुनाव जीत जाता है तो वो सत्ता पक्ष की ओर से होता है, और जब चुनाव वो हार जाता है तो वो विपक्ष की ओर से होता है। तो सरकार पर नियंत्रण बनाने का काम कब करते हैं? जब ये किस रूप में होते हैं? विपक्ष के रूप में। जब राजनीतिक दल विपक्ष के रूप में होते हैं तो ये सरकार पर नियंत्रण लगाने का काम करते हैं। चौथा और महत्वपूर्ण काम है राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण का मतलब होता है कि राजनीतिक मूल्यों को उस समाज के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। जब मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम कौन करते हैं? राजनीतिक दल। चौथा काम है समन्वय। किस किस के बीच समन्वय का कार्य करते हैं? नागरिक और सरकार। प्रश्न आए, नागरिक और सरकार के बीच समन्वय का कार्य कौन करते हैं? राजनीतिक दल करते हैं। एक महत्वपूर्ण काम है हित समूहीकरण का कार्य। इस शब्द को आप बहुत अच्छे से याद रख लें। प्रश्न आता है राजनीतिक दलों के निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य हैं? तो ये 4 कार्य दे दिए होते हैं और हित समूहीकरण की जगह पे दूसरा शब्द दिया हुआ होता है। जब हम अगला टॉपिक दबाव समूह पढ़ेंगे तो दबाव समूह में हम हित से संबंधित दूसरा कार्य बताएंगे और उसको पूछ लिया जाता है उसमें रख के। तो हम जब दबाव समूह पढ़ें तो उसके कार्यों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहाँ से उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगली अब जो हम चीज पढ़ेंगे कि भारत में आखिर भारत में जो राजनीतिक दल हैं उनकी स्थिति क्या है। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे से आता है। अब तक जो पढ़ाया है उसमें आप याद रखें एडमंड बर्ग की परिभाषा, जोसेफ शुम्पीटर की परिभाषा, राजनीतिक दलों के कार्य, खासकर हित समूहीकरण। अब पढ़ रहे हैं हम भारत में राजनीतिक दल। जैसे ही भारत 1947 में आजाद हुआ, 1950 में 25 जनवरी को एक संस्था बनाई और 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की। इसी कारण 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और निर्वाचन आयोग जो कार्य करता है उसने 1951 में एक अधिनियम बनाया और उस अधिनियम का नाम था लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तो राजनीतिक दलों को जो मान्यता प्रदान करने का कार्य है वो निर्वाचन आयोग करता है और निर्वाचन आयोग ने अधिनियम बनाया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। और ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम की एक धारा है, उस धारा को आप याद रखें बहुत अच्छे से। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A। तो जो निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता है वो किस धारा के द्वारा प्रदान की जाती है? भारतीय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A। इसमें कुछ 2-3 प्रावधान हैं कि राजनीतिक दलों को मान्यता कैसे प्रदान की जाती है, उसको आप याद रखें कि जैसे ही अपन पार्टी का गठन करते हैं, गठन के 30 दिवस के अंतर्गत हमें सचिव के समक्ष आवेदन करना होता है। ये सचिव किसका होता है? निर्वाचन आयोग। यहाँ आप याद रखें एक प्रश्न आरपीएससी ने पूछा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने संबंधी कथन कौन सा सही नहीं है। उसमें एक स्टेटमेंट दे रखा था कि पार्टी के गठन के 30 दिवस के भीतर आयुक्त निर्वाचन आयोग को आवेदन करना होगा, और ये स्टेटमेंट आरपीएससी ने गलत माना था और गलत भी है क्योंकि आयुक्त को आवेदन करना नहीं होता, आवेदन करना होता है सचिव को। ध्यान रखें आप। और जो भी पार्टी मान्यता प्रदान करना चाहती है वो पार्टी निर्वाचन आयोग के लिए 100 मतदाता पहचान पत्र जो कि ओरिजिनल होंगे, 100 मतदाता पहचान पत्र ओरिजिनल जमा कराने होते हैं। और इसमें एक शर्त होती है कि इस दल की सदस्यता समस्त भारतीय नागरिकों को खुली हुई होगी। याद करने वाली बात है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A, 1951 पीआरए की धारा 29A के अंतर्गत राजनीतिक दलों को क्या प्रदान की जाती है? मान्यता। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक दलों को
कितने प्रकारों में निर्वाचन आयोग मान्यता प्रदान करता है। तो बेसिकली जो मान्यता प्रदान करता है वो 3 प्रकार के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। सबसे पहला जो राजनीतिक दल है वो है राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है, दूसरा राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है, तीसरा गैर पंजीकृत दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। संख्या अगर हम देखेंगे तो फिलहाल में राष्ट्रीय दलों की संख्या है 6, राज्य स्तरीय दलों की संख्या है 67 और गैर पंजीकृत दलों की संख्या है 2854। हाल ही में चर्चा में रहा था गैर पंजीकृत दल। निर्वाचन आयोग ने क्या किया कि 334 गैर पंजीकृत दलों की मान्यता रद्द कर दी। कुछ दिन पहले निर्वाचन आयोग ने एक सर्कुलर निकाला था और उसमें बताया कि 334 गैर पंजीकृत दलों की मान्यता रद्द की जाती है। और मान्यता रद्द करने का जो बेस बनाया इन्होंने, वो बनाया कि इन्होंने 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ा। तो देखो ये भी चीज नहीं है, आप याद रखें कि निर्वाचन आयोग गैर पंजीकृत दलों की मान्यता कब खत्म कर सकता है, जब वो कब कितने दिन चुनाव नहीं लड़े, 6 वर्ष तक। अगर आप 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ोगे तो निर्वाचन आयोग आपकी गैर पंजीकृत दल के रूप में भी मान्यता समाप्त कर सकता है। और ऐसा अभी किया है। कितने दलों की मान्यता रद्द की है? 334। और वर्तमान में गैर पंजीकृत दल कितने हैं? 67। और राष्ट्रीय दल कितने हैं? 6। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत 3 शर्त बता रखे हैं। उन 3 शर्तों को आप अच्छे से ध्यान रखें कि 4 राज्यों में तो 6% लोकसभा के वोट प्राप्त कर ले। इनमें से एक शर्त किसी भी दल को पूरी करनी होती है, जो एक शर्त पूरी कर लेता है उसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान हो जाती है कि 4 राज्यों में 6% वोट मिल जाए लोकसभा की, या 3 राज्यों में 2% लोकसभा की सीट मिल जाए, या फिर उसको 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का मान्यता प्रदान हो जाए। तो 3 शर्तें, 4 राज्यों में 6% वोट, 3 राज्यों में 2% सीट और 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपका। अब पढ़ेंगे हम 6 के 6 राष्ट्रीय दलों के बारे में, और राष्ट्रीय दलों के बारे में हमें विस्तार से पता होना चाहिए। तो पहला जो राष्ट्रीय दल है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और इसको बोलते हैं हम आईएनसी। आप इसके बारे में अच्छे से देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, और स्थापना की एक अंग्रेज अधिकारी थे और वो थे A.O. ह्यूम। बाद में पहले ये एक समूह के रूप में स्थापना हुई थी, बाद में इसने एक दल का रूप ले लिया। और जैसे ही भारत आजाद हुआ और 1952 में पहले लोकसभा चुनाव हुए, और पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 364 सीट प्राप्त की। और जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने 364 सीट प्राप्त की और दूसरे नंबर पर पार्टी आई थी सीपीआई, और सीपीआई ने मात्र 16 प्राप्त की थी। तो सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आई कांग्रेस पार्टी। और 1952 में कांग्रेस पार्टी चुनाव बहुत तेज से जीती और नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। ऐसे ही उसके बाद 1957 आया, और उसके बाद 1962 का चुनाव आया। तीनों चुनावों में कांग्रेस ने बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीते, और कांग्रेस का दबदबा रहा। तो एक काल है, उसको आप याद रखें, 1952 से 1967। इस काल को भारतीय राजनीति में कांग्रेस प्रभुत्व या कांग्रेस का वर्चस्व, या इसी को बोलते हैं हम कांग्रेस प्रणाली, या इसी को बोलते हैं हम एक दलीय प्रभुत्व। एक दलीय प्रभुत्व का काल कब से कब तक है? 1952 से लेकर 1967 तक। अब 1952 से 67 तक कांग्रेस एक तरफा शासन में रही, और कोई इसके खिलाफ विपक्षी पार्टी ज्यादा मजबूती से खड़े होने वाली नहीं थी। इसीलिए इसको कांग्रेस प्रणाली, एक दलीय प्रभुत्व या कांग्रेस वर्चस्व के रूप में जाना जाता है। 1967 के बाद क्या हुआ? 1969 में, अच्छा 52 से 67 के बीच में एक जगह थी 1957 में, और 1957 में एक जगह थी केरल। और केरल में चुनाव होने थे, तो एकमात्र जगह ऐसी थी जहां सीपीआई ने कांग्रेस को चुनौती दी थी। 1957 में एकमात्र जगह है केरल, जिसमें
कांग्रेस को सीपीआई ने चुनौती दी थी। तो कांग्रेस प्रभुत्व के बारे में आपको पता चल गया होगा। एक तरफा कांग्रेस द्वारा शासन 1952 से 67 तक। 1969 में क्या 1967 में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी देश की राजनीति में आई और 69 में राष्ट्रपति पद का चुनाव होना था। कांग्रेस से उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी बने और निर्दलीय उम्मीदवार बीबी गिरी बने। इंदिरा गांधी ने अंतरात्मा की आधार पर वोट डालने की अपील कर दी और 1969 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए और बीबी गिरी चुनाव जीत गए। अब बीबी गिरी जैसे ही चुनाव जीते तो तुरंत इंदिरा गांधी पर कांग्रेस की गाज गिरी और इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। और 1969 में फिर घटना हुई कि कांग्रेस का हो गया बंटवारा और कांग्रेस का बंटवारा जैसे ही हुआ तो दो कांग्रेस बन गई। एक तो बन गई कांग्रेस ओ और एक बन गई कांग्रेस आर। एक संगठन था कांग्रेस में और उस संगठन का नाम है सिंडिकेट। और ये सिंडिकेट जो था, सिंडिकेट में आते थे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। इनमें प्रमुख नाम है के कामराज, निजलिंगप्पा और अतुल्य घोष, नीलम संजीव रेड्डी, ये सिंडिकेट के मुख्य नेता थे। तो सिंडिकेट में और इंदिरा गांधी में आपस में विवाद हो गया और 1969 में कांग्रेस का बंटवारा हो गया। जो एक कांग्रेस ओ थी ये तो बनी बड़े बूढ़ों की कांग्रेस, तो जो सिंडिकेट वाले थे उनकी तो बन गई कांग्रेस ओ और ये बन गई इंदिरा गांधी की। तो जो कांग्रेस ओ थी, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, वो तो थी बड़े बूढ़ों की, सिंडिकेट वालों की, और कांग्रेस आर थी वो इंदिरा गांधी की थी। तो जैसे ही फिर 1971 में चुनाव हुए तो जो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस आर थी इसने गरीबी हटाओ का नारा दिया और 71 में बाकायदा बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीती और इसी कांग्रेस आर को हम फिर असली कांग्रेस कहने लगे। तो 71 के चुनाव में असली कांग्रेस के रूप में स्थापित हो गई कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ का अस्तित्व लगभग खत्म हो गया। और कांग्रेस आर जो थी यही आगे चल के फिर कांग्रेस कहलाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहलाई। यही पार्टी थी जो 1984 के चुनाव में जब इंदिरा गांधी की हत्या सिख गार्ड्स द्वारा कर दी गई थी तो राजीव गांधी फिर जब सरकार में आए तो राजीव गांधी जब चुनाव लड़ रहे थे तो राजीव गांधी ने एक नारा दिया कि इंदिरा जी की याद में और राजीव तेरे साथ में। जब राजीव गांधी को ये सिंपैथी की लहर मिली तो एकमात्र पार्टी है जिसने लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त की और 1984 के चुनाव में 415 सीट कांग्रेस ने प्राप्त की। तो एक प्रश्न ऐसा आ जाता है कि कौन सी पार्टी ने एक चुनाव में सबसे ज्यादा सीट प्राप्त की है, कितनी प्राप्त की है? तो याद रखो 1984 का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी है और 415 सीट है। और चुनाव चिन्ह तो आप सभी को पता ही होगा, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। अब बात करेंगे हम अगली पार्टी की और अगले राष्ट्रीय दल के रूप में है हमारे पास भारतीय जनता पार्टी। इसी को बोलते हैं हम शॉर्ट में बीजेपी। जब बीजेपी से पहले हमें एक पार्टी और समझ लेनी चाहिए, वो है 1951 की बात। और 1951 में एक पार्टी बनी, उस पार्टी का नाम था जनसंघ। और कुछ नेता कांग्रेस के खिलाफ इकट्ठे हुए और इन्होंने एक नारा दिया कि हम एक देश, एक राष्ट्र और एक संस्कृति का नारा देंगे। इस नारे को आप याद रखें, एक देश, एक राष्ट्र, एक संस्कृति। कौन सी पार्टी ने दिया? जनसंघ ने। और जनसंघ के जो पहले अध्यक्ष बने वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पहले जो महासचिव थे वो थे दीनदयाल उपाध्याय। तो ये तो हैं अध्यक्ष और ये हैं महासचिव। अच्छा, दीनदयाल उपाध्याय बाद में जाके जनसंघ के अध्यक्ष भी बनते हैं। और एक और नेता बड़े नाम है इनमें, वो है बलराज मधो। आप इन तीनों नामों को याद रखें कि जनसंघ से जुड़े हुए तीन नेता कौन कौन से हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधो। स्थापना कब हुई है? 1951 में। नारा कौन सा दिया है? एक देश, एक राष्ट्र, एक संस्कृति। अब देखिए, ये पार्टी बाद में जनता पार्टी में 1977 के चुनाव में मिलती है और उसके बाद 1980 में जाके एक नई पार्टी बन जाती है और वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी।
इसमें बड़े नाम जो उस टाइम पे होते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये बड़े नाम है उस टाइम पे। और 1980 में जब ये पार्टी गठित होती है तो ये गांधीवादी सिद्धांतों पे चलती है। और जैसे ही ये पहला चुनाव लड़ती है 1984, और 1984 में पहले चुनाव में इनको सीट मिलती है एक, केवल एक सीट इनको मिलती है। और जैसे ही एक सीट मिलती है तो इस पार्टी में मंथन शुरू हो जाता है। तो अगले ही साल बीजेपी का एक अधिवेशन होता है वर्ष 1985 में, और वो अधिवेशन है, एक जगह है, उस जगह का नाम है विजयवाड़ा अधिवेशन। और विजयवाड़ा अधिवेशन में ये अपनी विचारधारा में चेंज करते हैं और एक सिद्धांत को अपनाते हैं। उस सिद्धांत का नाम है एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद को जैसे ही ये अपनाते हैं तो एकात्म मानववाद का मतलब होता है कि धर्म पे, जाति पे। और अगली पार्टी की जब हम बात करेंगे तो अगली पार्टी है हमारे पास भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी। तो भारतीय साम्यवादी दल को जब हम पढ़ेंगे तो इससे पहले एक पार्टी गठित हुई थी और उस पार्टी का नाम था साम्यवादी दल। और साम्यवादी दल की स्थापना हुई 1925 में। और 1925 में एक नेता थे एम.एन. रॉय। भारतीय साम्यवादी दल को बोलते हैं हम सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो श्रमिकों, मजदूरों, इन सब के हित में जो काम करती है उसको बोलते हैं हम साम्यवादी दल। 1925 में साम्यवादी दल की स्थापना होती है। और जो साम्यवादी विचारधारा है उसको अपनाने वाली, जैसे ही आज़ादी के बाद ये एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आती है। और कांग्रेस के खिलाफ जो एक विपक्षी पार्टी होती है वो साम्यवादी दल की होती है। और पहले चुनाव में कांग्रेस जब 364 प्राप्त करती है तो उसके बाद दूसरे नंबर पे जो पार्टी सीट प्राप्त करती है वो होती है सीपीआई। तो होता क्या है कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो जाता है। और चूंकि चीन में साम्यवादी विचारधारा है तो कुछ लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और साम्यवादी दल में आपस में बंटवारा हो जाता है। तो वर्ष से आप याद रखेंगे 1964। 1964 में सीपीआई का बंटवारा हो जाता है और दो सीपीआई बन जाती हैं। एक तो रहती है सीपीआई और एक बन जाती है सीपीआई एम। किस कारण होता है? भारत चीन युद्ध के कारण। और सीपीआई एम जो है इसका चुनाव चिन्ह आप याद रखिए, हंसिया, हथौड़ा। ये जो है ये सीपीआई एम का चुनाव चिन्ह है। कब स्थापना हुई है? 1964 में। सीपीआई एम के मुख्य नेता आप याद रखिए, एक है ऐसे डांगे, एक है अजय घोष, एक मुख्य नाम है ए के गोपालन। ये मुख्य नाम है, आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। सीपीआई एम के मुख्य नाम ऐसे डांगे, अजय घोष, ए के गोपालन। इनमें से कई बार आरपीएससी ने नेताओं के मिलान में नाम पूछ रखे हैं। कौन सी पार्टी के नाम है? सीपीआई एम के। स्थापना कब हुई है सीपीआई एम की? 1964 में। अगली पार्टी जो हम पढ़ेंगे, अगली पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के बारे में जब हम बात करेंगे तो दिल्ली में एक कर्मचारियों के नेता हैं और उस नेता का नाम है काशीराम। और काशीराम क्या करते हैं? काशीराम 1978 में एक संघ बनाते हैं और उस संघ का नाम ये रखते हैं AISCF। इसका पूरा नाम है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। AISCF ये कर्मचारियों का एक संगठन है और इसको दिल्ली में काशीराम गठित करते हैं। और इस संगठन को बाद में 1982 में काशीराम DS4 दलित वर्ग संघर्ष सहयोग समिति, एक समिति के रूप में चेंज कर देते हैं और उसका नाम रखते हैं DS4। बाद में 1984 में इसी को बदल के एक पार्टी का रूप दे दिया जाता है और यह DS4 से बन जाती है BSP, बहुजन समाज पार्टी। तो आप अच्छे से याद रखिए, 1978 AISCF, 1982 DS4, 1984 BSP। तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? काशीराम ने। और वर्तमान में फिर उसके बाद में एक बड़ा नेता इसमें सामने आता है और वो है मायावती। तो मायावती जो है वो भी इसमें काम कर रही थी। ये दिल्ली में एक कर्मचारी के रूप में कार्यरत थी और इस संगठन से ही जुड़ी हुई थी। और इस संगठन के साथ साथ ही ये फिर इस पार्टी को बाद में संभालती हैं मायावती।
तो कौन सी साल में स्थापना हुई है? 1984 में। कैसे कैसे क्रम है? 78 में AISCF, 82 में DS4 और 84 में BSP। अगली जो पार्टी की हम बात करेंगे वो है नेशनल पीपल्स पार्टी। सबसे पहले इसका चुनाव चिन्ह आप याद रखें, नेशनल पीपल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह किताब। और इसको आप याद रखें कि जिस भी नाम के पीछे संगमा लगा आ जाए, कोनार्ड संगमा, माणिक संगमा, वो सब नेता कौन सी पार्टी से संबंधित हैं? नेशनल पीपल्स पार्टी यानी NPP। इनका चुनाव चिन्ह है किताब। और ये कहाँ पे ज्यादा कार्यरत है? ये पूर्वोत्तर भारत में ज्यादा कार्यरत है। तो पूर्वोत्तर भारत के 3-4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में कार्यरत है, तो इसके लिए इसको नेशनल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान कर रखी है। अगली जो पार्टी है वो है आम आदमी पार्टी। अन्ना हजारे ने एक आंदोलन किया लोकपाल बिल को लेकर, और उसमें से कुछ नेता उभर कर आए जिनमें मुख्य नाम था अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल ने 2012 में एक पार्टी की स्थापना कर ली और वो थी आम आदमी पार्टी। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है झाड़ू। सबसे लेटेस्ट जो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की थी वो की थी आम आदमी पार्टी को। अच्छा, इससे पहले जो राष्ट्रीय दल थे वो थे 8 और वर्तमान में है 6। हुआ क्या, कुछ दिन पहले निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दलों की समीक्षा की और 3 राष्ट्रीय दलों को बाहर कर दिया और एक राष्ट्रीय दल को मान्यता प्रदान कर दी। तो 3 दल वो भी आप याद रख लें जो कौन कौन से थे। पहले राष्ट्रीय दल के रूप में एक तो TMC तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में है वो थी, एक NCP नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार की है महाराष्ट्र में है वो थी, और एक CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। याद रखें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI राष्ट्रीय दल नहीं है, CPI-M वर्तमान में राष्ट्रीय दल है। CPI पहले राष्ट्रीय दल था, अब वर्तमान में ये तीनों के तीनों राष्ट्रीय दल से बाहर कर दिए और एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की थी, वो थी आम आदमी पार्टी। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से याद रख लें। राष्ट्रीय दल 6 के 6 को आप याद रखें, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी और CPI-M कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। तो आप 6 के 6 राष्ट्रीय दलों को याद करें और इसके बाद में जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे राज्य स्तरीय दलों के ऊपर। तो राज्य स्तरीय दलों को जो हम समझने की कोशिश करेंगे वो करेंगे 10th क्लास में एक NCERT की किताब में एक टॉपिक चलता है राजनीतिक दल, और उसमें एक मैप दे रखा है, उसमें राज्यों में कुछ राज्य स्तरीय दल महत्वपूर्ण रूप से दिखा रखे हैं। इनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे असम गण परिषद। तो असम गण परिषद जो है इसको देखें आप, असम गण परिषद जो है वो 1985 में स्थापना हुई है और 1985 की है असम गण परिषद की स्थापना। और इसका चुनाव चिन्ह याद रख लें आप, हाथी। और हमने हाथी किसका पढ़ा था? बहुजन समाज पार्टी का। तो जो असम में बहुजन समाज पार्टी को हाथी चुनाव चिन्ह नहीं मिलता है, क्योंकि असम गण परिषद में असम गण परिषद का जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी है। कब स्थापना है? 1985 में। एक आप बहुत अच्छे से पार्टी का याद रखें, बिहार। आप बहुत अच्छे से जो याद रखेंगे वो रखेंगे बिहार की पार्टियों का ध्यान। और बिहार में फिलहाल में चुनाव भी हैं, तो बिहार में मुख्य रूप से 2-3 पार्टियां बहुत अच्छे से चलती हैं। जनता दल यूनाइटेड JDU, जिसका प्रमुख नेता कौन है? नीतीश कुमार। कब स्थापना हुई है? 1999 में। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तीर कमान। एक है लोक जनशक्ति पार्टी। कब स्थापना हुई है? 2000 में। और इसका जो बड़ा नेता था वो था रामविलास पासवान, और उसका एक बेटा है अब वर्तमान में, वो है चिराग पासवान। कब स्थापना हुई है इसकी? 2000 में। और एक है RJD का नेता था लालू प्रसाद यादव। इसकी स्थापना हुई 1998 में। और ये इसका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? लालटेन। आप याद रखें बहुत अच्छे से, और बहुत यहां से क्वेश्चन आने का पूरा चांस होता है कि यहाँ से राज्य स्तरीय दलों से क्वेश्चन आता ही आता है एक ना एक। एक याद रखेंगे आप, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में याद रखें आप
पैंथर्स पार्टी का चुनाव चिन्ह है साइकिल। आप यहीं से याद रख लें कि उत्तर प्रदेश में भी एक पार्टी चलती है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी का भी चुनाव चिन्ह है साइकिल। और समाजवादी पार्टी की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1992। तो याद रखें आप, इसका भी चुनाव चिन्ह क्या है, साइकिल। पैंथर्स पार्टी का भी चुनाव चिन्ह क्या है, साइकिल। यहाँ एक एक चीज बताई थी मैंने, जो राष्ट्रीय दलों में बसपा है उसका चुनाव चिन्ह भी आती है, और असम गण परिषद का चुनाव चिन्ह भी आती है। एक जो महत्वपूर्ण पार्टी है उसका नाम आप याद रखें, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, गोवा में है। ये पूछ लेते हैं सीधे ही कि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी कहाँ की पार्टी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको टिक करके महाराष्ट्र आ जाते हैं। इसका सही उत्तर है कहाँ की है, गोवा की पार्टी है। एक जेडीएस जनता दल सेक्युलर, जिससे एचडी देवगौड़ा हमारे जो प्रधानमंत्री रहे थे वो थे, कहाँ की पार्टी है, कर्नाटक की पार्टी है। एक आप याद रखें, यहाँ आंध्र प्रदेश की पार्टी पढ़ेंगे हम। आंध्र प्रदेश की जो है एक पार्टी बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टी है, और वो है तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी 1982 में स्थापना हुई, और इसका चुनाव चिन्ह भी साइकिल है। तो साइकिल किन किन का चुनाव चिन्ह हो गया आप, एक तो हो गया टीडीपी का, एक हो गया सपा का, समाजवादी पार्टी का, और एक पढ़ा था हमने पैंथर्स पार्टी का। हाथी किन किन का हो गया, एक तो हमने पढ़ा था बसपा का, और एक हमने पढ़ा था बसपा के साथ साथ असम गण परिषद का। तो कंफ्यूज ना हो, ये चुनाव चिन्ह सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। एक पार्टी है बीजू जनता दल, ये 1977 नहीं है, इसकी स्थापना 1997 में हुई है जहां तक मुझे पता है। और बीजू जनता दल के जो प्रमुख नेता हैं वो हैं बीजू पटनायक, और उनके बेटा हैं नवीन पटनायक। कहाँ की पार्टी है, उड़ीसा की पार्टी है। और कुछ मेरी तरफ से मैं आपको जो मुख्य पार्टीज बताऊं वो आप अच्छे से याद रखें। एक जो पार्टी है वो है टीडीपी, स्थापना हुई 1982 में। एक साउथ की इंडस्ट्री के हीरो थे, उनका नाम था एन टी रामाराव, और एन टी रामाराव ने इसकी स्थापना करी। और टीडीपी का चुनाव चिन्ह जो था वो क्या था, साइकिल। एन टी रामाराव ने स्थापना की। इस पार्टी के बारे में विशेष तथ्य है कि 1984 के जो लोकसभा चुनाव थे उनमें ये मुख्य विपक्षी पार्टी थी। मतलब जिस चुनाव में कांग्रेस ने 415 सीट प्राप्त की थी, उस चुनाव में कांग्रेस के तुरंत बाद अगर कोई पार्टी चुनाव सीट प्राप्त करने वाली थी तो वो थी टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। 1982 में कौन से राज्य में है, आंध्र प्रदेश। एक है डीएमके और एआईडीएमके, द्रमुक पार्टी, अन्ना द्रमुक पार्टी। देखो डीएमके की तो स्थापना हुई है 1949 में, और एआईडीएमके की स्थापना हुई है 1972 में। अब दोनों की स्थापना बहुत अच्छे से याद रखें। और ये जो कार्यरत हैं वो हैं तमिलनाडु। कौन से राज्य में कार्यरत हैं, तमिलनाडु में। बीजेडी जो है, बीजेडी बताई मैंने अभी 1997 में, पूरा नाम है इसका बीजू जनता दल। कौन से राज्य में कार्यरत है, उड़ीसा में। इसका चुनाव चिन्ह बहुत अच्छे से याद रखें, शंख। क्या है इसका चुनाव चिन्ह, शंख। और इसके प्रमुख नेता हैं बीजू पटनायक, और एक नाम है नवीन पटनायक। एक नाम तो है बीजू पटनायक और एक नाम है नवीन पटनायक। ये तीन पार्टी बिहार की थी, अभी हम जिन पे चर्चा कर रहे थे, जेडीयू, आरजेडी और एलजेएसपी। आरजेडी की स्थापना हुई 1997 में, जेडीयू की हुई 1999 में, और एलजेएसपी की हुई 2000 में। आरजेडी का जो चुनाव चिन्ह है राजद, उसका है लालटेन। और अभी हमने चार्ट में इन तीनों पार्टियों के बारे में पढ़ा था, इनको भी आप बहुत अच्छे से याद रखें, ये बिहार की पार्टियां हैं। असम गण परिषद हमने पढ़ी अभी 1985, कहाँ है, असम में। इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथी। एक समाजवादी पार्टी 1992 में, प्रमुख नेता थे मुलायम सिंह यादव, और वर्तमान में अखिलेश यादव। क्या है चुनाव चिन्ह, साइकिल।
तो जितने राज्य स्तरीय दल हमने पढ़े हैं उनको आप याद रखें। एक जेजेएम करके भी है, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि झारखंड में कार्यरत है। तो इन राज्य स्तरीय दलों को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लें और बहुत अच्छे से ये चीजें हमको क्लियर होनी चाहिए। अब तक हमने राजनीतिक दलों में जो पढ़ा, सबसे पहले हमने राजनीतिक दलों की सैद्धांतिक ज्ञान हमने प्रदान कर लिया। उसके बाद में हमने राजनीतिक दलों के कार्य के बारे में ज्ञान कर लिया। उसके बाद हमने भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किस प्रकार मान्यता प्रदान की जाती है, कितने दल होते हैं। फिर हमने 6 राष्ट्रीय दलों की चर्चा की और उसके बाद हमने फिर राज्य स्तरीय दलों की चर्चा की और हमने एक चर्चा गैर पंजीकृत दलों के रूप में भी की थी कि 334 गैर पंजीकृत दलों को अभी हाल ही में मान्यता रद्द की गई है। और कुछ मुख्य राज्य स्तरीय दलों की हमने चर्चा की। अब हम जो चर्चा करेंगे वो है कुछ 2-3 अलग से दल हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन दलों के नेता मिलान करने के लिए आ जाते हैं। एक पार्टी है स्वतंत्र पार्टी, और स्वतंत्र पार्टी जो थी इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। और जो यूएसए है, यूएसए के समर्थक जो लोग थे उन्होंने की थी इस पार्टी की स्थापना, जो पूंजीवादी विचारधारा को मानते थे और पूंजीवादी यूएसए का समर्थन करते थे। तो बेसिकली जो पैसे वाले लोग थे, राजा महाराजा लोग थे, उन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। इसके प्रमुख नेताओं को आप बहुत अच्छे से याद रख लें। एक तो स्थापना की थी इसकी सी राजगोपालाचारी, बड़ा नाम है। एक नाम आप याद रखें के एम मुंशी, एक नाम याद रखें आप एन.जी. रंगा, और एक नाम याद रख लें आप मीनू मसानी। बहुत अच्छे से इन नामों को आप याद रखें चारों को। कब स्थापना हुई है? 1959। उसके बाद पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी। समाजवाद के मुद्दों को लेके 1934 में ये गठित हुई थी। गठित तो सोशलिस्ट पार्टी हो गई, पर गठित होने के बाद हुआ क्या कि 1955 में एक कांग्रेस का सत्र हुआ, अवाड़ी सत्र। और इस अवाड़ी सत्र में कांग्रेस ने समाजवाद को स्वीकार कर लिया। तो इस पार्टी की ज्यादा प्रासंगिकता रही नहीं। बाद में सोशलिस्ट पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रूप में बदल गई। इसके मेन चीज है इसके प्रमुख नेता। प्रमुख नेताओं को आप याद रखें। इसके जो प्रमुख नेता हैं उनमें सबसे बड़ा नाम है आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण। एक बड़ा नाम इसमें है अशोक मेहता। एक बड़ा नाम है इसमें अच्युत पटवर्धन। तो इन 4 नामों को आप याद रखें। सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता हैं आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन और अशोक मेहता। एक पार्टी हमने पूर्व में भी पढ़ी है, 1925 स्थापना की थी एम.एन. रॉय ने, और बाद में इसका बंटवारा हुआ 1964 में, और ये सीपीआई-एम में बट गई। तो हमने जो आज स्टडी की वो पूरे के पूरे राजनीतिक दलों के ऊपर की। हमने दोनों के दोनों अप्रोचों को साथ में लेके चला। एक तो अप्रोच हमने रखी थी कंसेप्चुअल नॉलेज की, एक अप्रोच हमने रखी थी फैक्चुअल नॉलेज की। और जैसे ही हम आगे बढ़े, पहले हमने पढ़ा कि 2 सिद्धांतों के आधार पर पार्टी पढ़ी। एक यूरोपियन सिद्धांत पढ़ा, एक एंग्लो अमेरिकन सिद्धांत पढ़ा। यूरोपियन सिद्धांत क्या था कि कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर एक पार्टी गठित हो रही थी, वो परिभाषा थी एडमंड बर्ग की। उसके बाद हमने पढ़ा कि कुछ जो व्यक्तियों का समूह है वो वोटों के लिए प्रतियोगितात्मक संघर्ष करता है, और वो परिभाषा हमने पढ़ी जोसेफ शुम्पेटर की। फिर हमने राजनीतिक दलों के कार्य पढ़े कि जनता और सरकार के बीच में समन्वय करता है, हित समूहीकरण का कार्य करता है, राजनीतिक समाजीकरण का कार्य करता है आदि। उसके बाद हम पहुंच गए फिर निर्वाचन आयोग पे। निर्वाचन आयोग द्वारा 3 प्रकार के दलों को मान्यता, राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय दल, गैर पंजीकृत दल। इन सभी के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। राज्य स्तरीय दल हमने कुछ समझने की कोशिश की, और उसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण और दलों के बारे में चर्चा की। तो ये जो राजनीतिक दल है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको सेकंड ग्रेड के पेपर में दिखेगा। आप बहुत अच्छे से इसको पढ़िए। उसके बाद में आप अपने दोस्तों तक जो भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर कीजिए। मुझे विश्वास है प्रश्न यहीं से आरपीएससी देगी।
ये आपको एग्ज़ाम के समय पे एकदम पर्याप्त है और इससे ज़्यादा आप ना देखें राजनीतिक दल में। और इससे संबंधी जो भी पीडीएफ होगी मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूँगा और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आगे हम और भी कॉम्पिटिशनों को कवर करेंगे। इतना विश्वास आप बनाए रखें कि मैंने जब इतनी सफलताएँ अगर प्राप्त की हैं, तो आपको निश्चित रूप से मैं चीज़ वही दूँगा जो पेपर में आएगी। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो पेपर में ही आए, पर मैं कोशिश कर सकता हूँ आपके लिए कि मैं आपको वो सब कुछ प्रदान कर सकूँ, जिससे आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। आप मेरा सहयोग करेंगे तो मुझे और पुनर्बलन मिलेगा। मैं आगे और काम करने के लिए बढ़ूँगा और आगे आपको सारे कंसेप्ट इसी प्रकार से कंसेप्चुअल और फैक्चुअल रूप में हम पूरा का पूरा कवर करते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।